हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम एक ऐसी क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां हम भूगोल की महेश कुमार बनवाल की कंप्लीट बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरी बुक को कंप्लीट कराएंगे। और इसमें हम सभी जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, चाहे वह ब्रह्मांड हो, चाहे वह प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हो, चट्टानें हो, पृथ्वी की गतियाएं हो, अक्षांश देशांतर, भूकंप, ज्वालामुखी, वह महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, साथ साथ अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, वायुमंडल, जलमंडल, तमाम जितने भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं उन सभी चैप्टरों पर हम बात करेंगे। तो जो बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं वे एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। साथ साथ जो बच्चे मेरे पॉलिटी के लेक्चर देखना चाहते हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी की कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत की बुक को वहां से पढ़ सकते हैं। और आज मेरे द्वारा यह बुक स्टार्ट की जा रही है, जो लगातार एक क्रम के साथ स्टार्ट होती रहेगी, एक साथ क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो जो बच्चे प्लीज़ इससे जुड़ना चाहते हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ पूरे लेक्चर देखने के लिए, पूरी बुक की समरी पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। प्लीज़ इसे स्किप ना करें। इसमें हम सभी चैप्टरों पर बात करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि सामान्य भूगोल से हम स्टार्ट करेंगे और सामान्य भूगोल से लेकर हम अंत तक इसे पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रारंभ में चैप्टर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ही हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर कि आखिरकार ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड से स्टार्ट करेंगे कि ब्रह्मांड किस प्रकार बना और ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रारंभ में आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मांड की जो परिभाषा है, ब्रह्मांड का सही सा अर्थ तो यह है कि एक सूक्ष्म कण से लेकर और महाकाय आकाश गंगाओं का समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है। यानी एक छोटे से कण से लेकर और जहाँ तक ये महाकाय आकाश गंगाएं हैं, इन सभी का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। यानी मस्तिष्क में उभरा कोई भी दृश्य जो भी आप देखते हैं वह संपूर्ण विश्व का ब्रह्मांड, जो भी चित्र आपके सामने आता है वह ही ब्रह्मांड कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में, क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं और ब्रह्मांड को किस प्रकार बताया गया है, इस पर बात करते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में एक खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 ईसा पूर्व सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। कि पृथ्वी, जिसे जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया, इसमें कहा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह पृथ्वी के बारे में प्रथम सिद्धांत था जो क्लॉडियस टॉल्मी द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसके बाद 1543 ईस्वी में कोपरनिक्स ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार कोपरनिक्स ने बताया था कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और ये सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इनमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्लास पर हम बात करते हैं। इसके बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हब्बल ने टेलीस्कोप के माध्यम से पहली बार अंतरिक्ष को देखा था। हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष को देखा और अंतरिक्ष को देखकर उसने पाया कि सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी व सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में। तो पहले सिद्धांत की बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। यानी बिग बैंग थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज लेमेंटन है। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। और ब्रह्मांड का सर्वप्रथम उत्पत्ति से सिद्धांत जो सर्वमान्य है वह है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग सिद्धांत यह जॉर्ज लेमेंटन द्वारा दिया गया है। अब हम पहले प्रारंभ करते हैं बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह सर्वमान्य सिद्धांत है और यह सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटन द्वारा दिया गया था, जो जॉर्ज लेमेंटन ने 1960-70 के दशक में दिया था। और इनके अनुसार यह कहा गया था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था
जिसका निर्माण भारी परमाणुओं से हुआ था या भारी पदार्थों से हुआ था, और इसमें अचानक विस्फोट हो जाने के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ और जो काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन्हीं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्जन बताया है। इनके द्वारा बताया गया है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसमें अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट हो जाने के बाद असंख्य तारों का निर्माण हुआ, और असंख्य तारों का निर्माण होने के बाद इनमें हमारा एक सूर्य और हमारे ब्रह्मांड की संरचना भी इन्हीं से संबंधित थी। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो भी सभी उपग्रह उसी के चक्कर काटने लगे, और इसी प्रकार एक सौरमंडल का निर्माण भी हुआ और साथ साथ ब्रह्मांड भी हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में। यह ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी रहा, यानी कि यह परिघटना जो बिग बैंग की थ्योरी की परिघटना है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, और तभी से ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसके साथ साथ आकाश गंगाओं के बीच दूरी को यह माना जाता है कि उनके बीच भी दूरियां बढ़ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा किया गया। इनके द्वारा 30 मार्च 2010 को जेनेवा के अंदर पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर की एक सुरंग खोदी गई, जिसमें एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर HCL नामक एक मशीन का प्रयोग किया गया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग कहा जाता है। इसमें 1000 वैज्ञानिकों ने भाग लिया, और इसमें इस बिग बैंग थ्योरी यानी कि इस LHC मशीन में प्रोटॉन बॉन्ड्स को प्रकाश की गति से टकराया गया और हिंग बोसान कणों का निर्माण किया गया। यानी कि इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया और हिंग बोसान कणों का निर्माण किया गया। इस महाप्रयोग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा की परख की गई, जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और एक डायमेंशन या गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल का मतलब ईश्वरीय कण। वस्तुतः यह महाप्रयोग के माध्यम से 15 अरब वर्ष पहले जो घटना हुई थी, यानी जो बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया गया था, उसी की अवधारणा को माना गया, और माना गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी द्वारा ही हुई है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला है कण, हिंग बोसान कण, ब्रह्मांड ही के रहस्य इसी में छुपे हैं। यानी कि जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ भगवान का नाम लेकर यह बता दिया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस पदार्थ से हुई है वह गॉड पार्टिकल है, एक ईश्वरीय कण है। और इसमें पीटर हिग्स तथा सत्येंद्रनाथ बोस 2 भारतीय वैज्ञानिक थे, इसलिए इस कण का नाम हिग्स बोसान कण भी कर दिया गया है। उपयुक्त महाप्रयोग 4 जुलाई 2012 को हिंग बोसान से मिलता जुलता सब एरोनॉटिक पार्टिकल्स खोज करने में सफलता हासिल की है। यानी कि इसके बाद 14 फरवरी 2013 को यह जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रोग्राम था, यह बंद कर दिया गया था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ब्रह्मांड क्या है। तो मैं एक बार आपको रिवीजन कर दूं कि ब्रह्मांड सूक्ष्म कण से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के बारे में पहली अवधारणा क्लॉडियस टॉल्मी द्वारा दी गई थी, जिन्होंने यह बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के सभी ग्रह व उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। परंतु कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य के चक्कर पृथ्वी या उपग्रह सभी ग्रह लगाते हैं। तो इसके बाद आपको पता होगा कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक हर्शेल ने देखा पहली बार अंतरिक्ष को, और अंतरिक्ष को देखने के बाद यह बताया कि जो कोपरनिकस द्वारा सिद्धांत दिया गया था वही सही सिद्धांत है। इसके बाद ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में चर्चा हुई कि आखिरकार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड के सिद्धांत को लेकर सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, और यह बिग बैंग थ्योरी आपको देने वाले जॉर्ज लेमेंटन हैं। जॉर्ज लेमेंटन ने बताया था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसमें अचानक विस्फोट हो जाने के कारण असंख्य तारों का निर्माण हुआ। उनमें से हमारा एक सौरमंडल या हमारा एक ब्रह्मांड भी था। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड में। हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। इसके केंद्र में बलज होता है, और यह 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली होती है, जिसमें अनेक तारों का निर्माण होता है। यानी अगर मैं बताऊं आकाश गंगा आपको,
तो आकाशगंगा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आकाशगंगा 3 भुजाओं वाली एक घूर्णनशील सिरपिलाकार आकृति की होती है और इसमें बाह्य भाग में तारों का निर्माण होता है, जबकि केंद्र में इसके ब्लज होता है। यहाँ तारों का निर्माण होता है, यह तारों का एक समूह होता है। और 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, जिसमें से वैज्ञानिक अब मात्र 10% आकाश गंगाओं को ही देख चुके हैं। और इन्हीं आकाश गंगाओं में हमारी भी एक आकाश गंगा है जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा का अपना अपना एक अलग क्षेत्र होता है। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं कि एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के निकट की आकाश गंगा है। जो हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की जो आकाश गंगा है वह एंड्रोमेडा है, जो हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति सर्पिल है। क्योंकि रात को हम देखते हैं कि अंतरिक्ष की ओर देखने पर हमारी आकाश गंगा हमें दूधिया कलर की दिखाई देती है, इसलिए इस आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे रात के समय दिखाई देने पर तारों का समूह मिल्की वे रात के समय दिखाई देने वाले तारों का समूह है, जो हमारी आकाश गंगाओं का भाग है। अब हम बात करें ओरियन नेबुला की, तो ओरियन नेबुला के बारे में हम देखते हैं कि ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल सबसे चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाश गंगा का व्यास 1 लाख वर्ष और सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। यह आकाश गंगा की परिक्रमा 200 मिलियन 20 वर्षों में करता है, अधिक समय में कर सकता है। ये हमने छोटी छोटी सी बात देखी। साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं हम, साइरस डॉगस्टर पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है और रात्रि के समय दिखने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा यही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया था। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की थी जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यहाँ तक आपको कोई समस्या आई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ तक आपको कोई समस्या आई हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तारे का जन्म और तारे की मृत्यु। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है। यानी आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से इस अवस्था में तारा बन जाता है। यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया द्वारा ही तारे का निर्माण होता है। यानी तारा हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से द्वारा बनता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित हो जाता है, किंतु बाह्य भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है और धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल दिखाई देने लगता है, जिसे हम रक्त दानव कहते हैं। यानी जब केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है परंतु बाह्य भाग में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर वह लाल दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ में बदल जाता है जैसे लोहा, और इसके पश्चात तारे में एक तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा की घटना कहा जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms हो जाए तो सूर्य का द्रव्यमान यानी मास का द्रव्यमान कम हो जाए तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वमन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा कहा जाता है, और श्वेत वमन ठंडा होकर काले वमन में प्रतीत हो जाता है। 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा कहते हैं और यह सूर्य का द्रव्यमान भी कहलाता है। तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद विस्फोट होने के बाद तारा ब्लैक होल में समा जाता है और ब्लैक होल पर अभी भी रिसर्च चल रही है। ये हमने यहाँ तक देखा। नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल में आप सभी जानते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारे, उल्कापिंड, धूमकेतु सब मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। और सौरमंडल का अध्यक्ष सूर्य होता है, सौरमंडल को जन्मदाता सूर्य है और यह एक तारा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों व उपग्रहों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य सूर्य करता है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना ही सूर्य का एनर्जी का एक स्रोत है। अब हम बात करते हैं सूर्य की संरचना, कि सूर्य की संरचना किस प्रकार है। सूर्य का वह भाग जो हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी सूर्य का जो बाह्य भाग है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्य भाग केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जब सूर्य को ढक लेता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का जो बाह्य भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है। और यह सूर्य का मुकुट भी कहलाता है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणु का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि वह सूर्य की आकर्षण शक्ति पार करके अंतरिक्ष तक चला आता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है और इसी प्रकाश को उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों में देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव में इस प्रकाश को ऑरोरा बोरियर्स कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसी प्रकाश को उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियर्स, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। सौर ज्वाला जहाँ निकलती है वहाँ सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। सूर्य का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं और ये जो पृथ्वी के बेतार संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे बाधित करते हैं। और ये उनके बनने व बिगड़ने की प्रक्रिया 1100 वर्षों में पूरी होती है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौरमंडल में ग्रहों के बारे में, कि सौरमंडल में ग्रह किस प्रकार के हैं। तो ग्रह आपको पता होगा कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो भी तारे हैं उन्हें ग्रहों कहा गया है। यह सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं और सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अतः यह सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, वह ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु दो अपवाद हैं। शुक्र और अरुण यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। आंतरिक ग्रह जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं वह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल हैं, जो सूर्य के सबसे निकटतम है। इनका क्रम यही है। जबकि बाह्य ग्रह उन्हें कहा जाता है जो सूर्य से दूर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, जो हल्के पदार्थों से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जबकि सबसे छोटा बुध है। अब हम बात करते हैं एक ग्रह के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं हम बुध के बारे में। तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतः ग्रह कहा जाता है। यहाँ वायुमंडल का अभाव है, यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। बुध पर जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म होते हैं और रातें काफ़ी बर्फीली होती हैं। सभी ग्रहों का सबसे अधिक तापांतर इसी ग्रह का पाया जाता है, जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिन के बराबर होता है। यानी कि अगर हम देखें कि ये हमारा सन हो गया और इस सन के साथ हमें 8 ग्रह दिखाई देंगे। इन्हीं 8 ग्रहों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 8 ग्रह आपको दिखाई देते हैं, जिसमें अगर पढ़ने का तरीका तो इन्हें क्रम से साथ पढ़ सकते हैं। माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नमकीन।
मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट सर यूरेनस और नेपच्यून, नमकीन। यहाँ इस प्रकार आप क्रम याद कर सकते हैं। और इनके ग्रहों के बारे में आपको पता होगा कि बुध का कोई ग्रह नहीं है, शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक ग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं फेबोस और डेबोस। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, अब हम अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, बुध के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं कि इसका जो परिक्रमण यह पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध का सबसे निकटतम या उसके पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मेरियन 10 है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, शुक्र के बारे में। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है, यह उल्टा घूमता है पूर्व से पश्चिम दिशा में। यह पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह शुक्र है, जो सूर्य चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला तारा है। इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा पाई जाती है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और यहाँ कोई जीवन की संभावना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं कि पृथ्वी यह सूर्य से दूरी में तीसरा क्रम रखती है। यह सभी ग्रहों में आकार में 5वां स्थान रखती है। यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसका जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री है। और इसका एक उपग्रह है मात्र, जो आपका चंदा मामा है। यहाँ हम देख सकते हैं सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से दिया गया है। ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सन, और सन के बाद आपको बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर आपको शनि, अरुण, वरुण, फिर आपको कूपर बेल्ट दिखाई देगी। इस कूपर बेल्ट के बाद आपको ये 8 ग्रह के बाद आपको जो ग्रह अन्य साइड दिखाई देते हैं उन्हें सभी को ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें कूपर बेल्ट में शामिल किया जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो हमने पृथ्वी के बारे में देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका जो परिक्रमण काल है वह 365 दिन का है। और पृथ्वी की सूर्य से औसतम दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके चारों ओर माध्यम तापमान, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, जल की उपस्थिति है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां जीवन की संभावना है। यहाँ जल की अधिकता के होने के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल सूर्य से क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा स्थान रखता है और यह 687 दिनों में उसकी परिक्रमा करता है और इसका रंग लाल रंग का है। यहाँ वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान है और यहाँ फेबोस व डिबोस 2 उपग्रह हैं। डिबोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि इस पर मंगल पर हिमालय से 3 गुना ऊंचा एक पर्वत है जिसे हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। और आपको पता होगा कि मंगल पर जीवन की संभावना की खोज करने के लिए कई उपग्रह भेजे गए हैं। सर्वप्रथम मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह बर्फ छत्रकों में जल की सूचना लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने भी यहाँ अंतरिक्ष अभियान भेजा है, परंतु यहाँ लगातार अभियान भेजने के बाद भारत द्वारा भी अपना एक मिशन भेजा गया था जिसे आपको याद रखना है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे मंगलयान कहा जाता है। यह 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। तो ये छोटी सी बात आपको मंगल के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी को वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो लेक्चर को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।